Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you all are fine. I am your teacher Ms. Farah Jameel. Students, yesterday we learned ideological basis of Pakistan and the meaning of ideology. Today we are going to start our second topic, sources of ideology. नज़रिए के माखज़. बच्चों, sources को माखज़ कहा जाता है. माखज़ के क्या मायने हैं? निकलने की जगह, यानी हुसूल की जगह. वो ऐसी कौन सी जगह है जहाँ से नज़रिया निकला. बच्चों, हमने अपने पिछले सबक में क्या पढ़ा कि नज़रिया एक सोच, फ़िक्र और ख़याल का नाम है. अब ये सोच, फ़िक्र और ख़याल कहाँ से आता है, यानी हमारे सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी क्या हैं. स्टूडेंट्स, पेज नंबर 2 और 3 पर आपके पास ये पेज नंबर 2 पर 4 हेडिंग्स हैं और पेज नंबर 3 पर ये 5वीं हेडिंग है सोर्सेस ऑफ आइडियोलॉजी की. तो आइए हम सबसे पहली हेडिंग का जायज़ा लेते हैं. कॉमन रिलीजन, मुश्तरका मज़हब. स्टूडेंट्स, मज़हब महज चंद इबादत का मजमुआ ही नहीं होता, बल्कि वो पूरी माशरती ज़िंदगी पर गहरे असरात मुरतब करता है. हर मज़हब ने समाजी ताल्लुकात को मखसूस नज़रियात की रोशनी में इस्तवार किया है. मसलन अगर हम बात करें, यूरोप नज़रिया ईसाइयत के तहत, जापान नज़रिया बुद्ध मत के तहत, हिंदू नज़रिया हिंदुज़म के तहत और मुसलमान नज़रिया इस्लाम के तहत ज़िंदगी बसर करते हैं. यानी स्टूडेंट्स, इन तमाम अक़वाम के अपने अपने मज़ाहिब मौजूद हैं और ये इन्हीं मज़ाहिब के तहत अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहते हैं. इसी तरह अगर बात की जाए सब कॉन्टिनेंट की, बर सग़ीर की, तो वहाँ पर भी 2 अक़वाम मौजूद थी. सब कॉन्टिनेंट में हिंदू और मुस्लिम 2 अलहदा कौमें मौजूद थी जिनके मज़हब एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ थे. तो बच्चों, वो मज़हब ही था जिसकी जो उस नज़रिए की बुनियाद बना था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, बल्कि इनके लिए एक अलग कौम होने की हैसियत से एक अलग रियासत का क़याम अमल में लाया जाए. तो बच्चों, वो मुसलमानों का मुश्तरका मज़हब ही था जो तमाम मुसलमानों को जोड़े रखा, जिसने एक नज़रिए को जन्म दिया जिसे नज़रिए पाकिस्तान कहा जाता है. तो इसी कॉमन रिलीजन ने, यानी इसी मुश्तरका मज़हब ने ही उस नज़रिए को पैदा किया. बच्चों, इसकी दूसरी हेडिंग है कॉमन रेस, यानी मुश्तरका नस्ल. बच्चों, मुश्तरका नस्ल से मुश्तरका नज़रियात जन्म लेते हैं. एक ही नस्ल के लोग अगर हम देखें तो उनके अंदर हमदर्दी और अखवत के जज्बात परवान चढ़ते हुए नज़र आते हैं. बच्चों, हम नस्ली एक मजबूत बंधन होता है जो मुश्तरक नज़रियात के बायस इंसानों को खूनी रिश्तों में मुंसलिक किए रहता है. और बच्चों, एक ही नस्ल के लोगों में एक जैसे नज़रियात परवान चढ़ते हैं. इसी तरह अगर बरी सग़ीर की बात की जाए तो वहाँ पर भी मुसलमान एक ही नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे. तमाम मुसलमान आपस में भाई भाई थे, उनमें अख़वत के जज्बात पैदा हुए और उन्हें एक नज़रिए से मुंसलिक कर दिया गया और वही नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद बना. बच्चों, इसी मुश्तरका नस्ल ने बरी सग़ीर में मुसलमानों के लिए पाकिस्तान के नज़रिए को जन्म दिया. अब तीसरी हेडिंग हमारे पास है कॉमन लैंग्वेज एंड रेजिडेंसी, यानी मुश्तरका ज़बान और रिहाइश. स्टूडेंट्स, ज़बान ही के ज़रिए लोग अपने जज्बात, एहसासात और ख़यालात दूसरों तक पहुँचाते हैं और जिससे नए नज़रियात भी तश्कील पाते हैं और लोगों के तौर तरीक़ों और नज़रियात में यकसानियत काफ़ी हद तक मुश्तरका रिहाइश का ही मरहून मिन्नत है. बच्चों, हमने अक्सर देखा है कि एक ही जगह पर रहने वालों और एक ही ज़बान बोलने वालों में एक जैसे नज़रियात जन्म लेते हैं. यानी कि रिहाइश और ज़बान ये एक ऐसी सोर्स है जिससे कोई भी नज़रिया जन्म ले सकता है. एक जगह जहाँ लोग एक साथ रहते हैं, उनके जज्बात, एहसासात और वो जज्बात और एहसासात का एक दूसरे से इजहार भी करते हैं, जिससे उनमें एक जैसी सोच जन्म लेती है, एक जैसा नज़रिया पैदा होता है. चौथी हेडिंग इसकी क्या है? कॉमन पॉलिटिकल पर्पसेस, यानी मुश्तरका सियासी मकासद. बच्चों, दौरे हाजिर की बेशतर कौमें अपने मुश्तरका सियासी मकासद और सियासी नज़रियात की बदौलत अपनी कौमी ज़िंदगी की बका के लिए आज़ादी हासिल करने की कोशिश में लगी हुई हैं ताकि वो मजबूत कौम का रूप धार सकें. इस दुनिया में मुख्तलिफ कौमें आबाद हैं और इन अक़वाम के अपने अपने सियासी मकासद हैं जिनके मुताबिक वो ज़िंदगी गुजारते हैं. बच्चों, अगर मज़हब इस्लाम की बात की जाए तो इस्लाम में इक़्तिदार आला सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है, यानी कि इस दुनिया का मालिक अल्लाह ताला है और हुक्मरानी सिर्फ़ अल्लाह ताला के पास ही है और इंसान इस दुनिया में सिर्फ़ अल्लाह ताला का नायब है, यानी खलीफा, जो इस निज़ाम हुकूमत को अल्लाह के ही बताए हुए
طریقے کے مطابق چلا سکتا ہے۔ تو بچوں ہر قوم کے الگ سیاسی مقاصد ہیں جو ان میں نظریات کو جنم دیتے ہیں۔ بچوں اس کی 5ویں ہیڈنگ کامن کسٹمز ہے، یعنی مشترکہ رسم و رواج۔ بچوں اس دنیا میں بیشتر اقوام موجود ہیں اور ہر قوم کے الگ رسم و رواج ہیں، یعنی بچوں ہر دور میں نظریات کی تشکیل میں مشترکہ رسم و رواج کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ مشترکہ رسم و رواج کی وجہ سے لوگوں میں ثقافتی اور فکری اعتبار سے نظریاتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اگر ہم سب کانٹیننٹ کی بات کریں تو وہاں پر مسلمان اور ہندو دونوں کی رسم و رواج ایک دوسرے سے بہت مختلف تھے۔ اگر ہم مرنے کی رسم کو مد نظر رکھیں تو مسلمانوں کے ہاں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اسے دفنایا جاتا ہے، اور ہندوؤں کے ہاں کیا رسم ہے کہ جب کوئی فوت ہوتا ہے تو اسے جلا دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے ہاں شادی بیاہ میں نکاح اور ولیمے کا رواج ہے، جبکہ ہندوؤں کے ہاں مہندی، مائیوں، ہلدی، شگن جیسی رسومات موجود ہیں۔ اس طرح سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی الگ الگ رسومات تھیں۔ مسلمانوں کی مشترکہ رسومات کی بنا پر مسلمانوں میں ایک الگ نظریہ جنم دیا، اور اس نظریے کی بنیاد اسلام تھی، یعنی مسلمانوں کے رسم و رواج صرف اسلام کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق ہی تھے۔ تو بچوں یہ تھے ہمارے نظریے کے ماخذ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سبق اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا اور اچھی طرح سے یاد بھی ہو گیا ہوگا۔ بچوں اب آپ کے پاس بورڈ میں ایک سوال بھی آ سکتا ہے کہ رائٹ اینی 2 سورسز آف آئیڈیالوجی، یعنی نظریے کے کوئی سے 2 ماخذ بیان کریں۔ تو بچوں اسے اپنی کاپی میں بھی لکھ لیجئے اور اسے اچھی طرح سے یاد بھی کر لیجئے۔ اور بچوں بورڈ میں اگر آپ کے پاس سوال آئے واٹ از مین بائی آئیڈیالوجی، یعنی نظریے سے کیا مراد ہے، تو آپ اس کا جواب یہاں سے لکھ سکتے ہیں۔ آئیڈیالوجی مین such a plan or program as is based upon philosophy and application to solve political, social and cultural issues and problems according to this definition given in the Word Encyclopedia۔ تو بچوں آپ ورڈ انسائکلوپیڈیا کی یہ ڈیفینیشن بھی ڈال سکتے ہیں اور جارج براس کی بھی یہ ڈیفینیشن ڈال سکتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔